आज के लिए टॉपिक है, 2 टॉपिक एक साथ शुरू होंगे। लोक प्रशासन का महत्व, साथ में उसकी प्रासंगिकता तथा परिवर्तनशील भूमिका। तो पूरा एक ही टॉपिक है, उसके सब टॉपिक हैं। तो लोक प्रशासन का महत्व, साथ में उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता और परिवर्तनशील भूमिका, और फिर उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक होगा अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। जब विकास पढ़ेंगे तो देखिए सिलेबस में अलग से एक टॉपिक लिखा हुआ था, वुडरो विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन। तो वो टॉपिक भी पढ़ेंगे हम उसमें। वुडरो विल्सन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन अलग से लिखा हुआ था सिलेबस में, विकास में ही हम पढ़ लेंगे उसे। एक और टॉपिक लिखा था सिलेबस में अलग से, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव तथा चुनौतियां। तो ये टॉपिक भी पढ़ लेंगे उसी में हम। तो मेन 2 टॉपिक हैं, महत्व और विकास। महत्व से जुड़े हुए और 2 टॉपिक, प्रासंगिकता परिवर्तनशील भूमिका। विकास से जुड़े हुए 2 और टॉपिक, वुडरो विल्सन और एलपीजी। तो मतलब टोटल 6 टॉपिक हो जाएंगे। मेन 2 हैं, महत्व और विकास, और बाकी उसके पार्ट या सब टॉपिक तो अपने आप में। अब ये एक बड़ा सेक्शन होगा और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होगा। अक्सर आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से, और आगे जो चीजें हमें पढ़ना है वो इन पे बेस्ड होंगी। और ये आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट पूरा जीएस है। अभी कल हमने वही पढ़ा है जीएस में पूरा, जो विकास प्रक्रिया और रणनीति की बात की है कि बिफोर एलपीजी क्या विकास की रणनीति थी, आफ्टर एलपीजी वही है प्रासंगिकता और परिवर्तनशील भूमिका। ये पढ़ ही रहे हैं एलपीजी हर जगह, हम जीएस में भी हर जगह समाज पे प्रभाव उसका, राजनीति पे प्रभाव, प्रशासन पे प्रभाव, हर जगह पढ़ते ही हैं वो। तो जीएस की भी चीजें होंगी इसमें, और पवेट तो है ही। तो मेनली 2 टॉपिक हैं लोक प्रशासन का महत्व और उसका विकास, और फिर उनसे जुड़े हुए सब टॉपिक। तो एक कथन है, एक स्टेटमेंट है कि लोक प्रशासन 2 भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन 2 भूमिकाओं वाला विषय है। एक, लोक प्रशासन एक कार्य या प्रक्रिया भी है, और दूसरा, लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय भी। लोक प्रशासन 2 भूमिकाओं वाला विषय, वो कार्य या प्रक्रिया भी है और वो अध्ययन का विषय भी। कार्य या प्रक्रिया लोक प्रशासन का व्यावहारिक पक्ष कहलाता है, और अध्ययन का विषय लोक प्रशासन का वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष कहलाता है।
कार्य प्रक्रिया उसका व्यावहारिक पक्ष, अध्ययन का विषय उसका वैचारिक या सैद्धांतिक पक्ष। जैसे हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देखिए, तो सब्जेक्ट के रूप में चीजें पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें हम अपने चारों तरफ अड़ोस पड़ोस में व्यवहार में घटित होते हुए या लागू होते हुए देख भी रहे हैं। तो ये हमारे विषय की एक सबसे बड़ी विशेषता और खूबी है कि हम अपने विषय में कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि मान लीजिए, मानने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो वही पढ़ेंगे कि आप देख लीजिए। अब तक जो टॉपिक हमने पढ़े देख लीजिए उसमें। हमने पढ़ा लोक प्रशासन का अर्थ, सरकारी कामों का प्रशासन, तो देख लीजिए सरकार क्या-क्या कर रही है। हमने पढ़ा कि आफ्टर एलपीजी अब निजी कंपनियाँ, स्वयंसेवी संस्थाएँ, हर टॉपिक में देखिए हम एग्ज़ाम्पल साथ-साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ व्यवहार में हो रही है जो भी हम बातें कर रहे हैं। क्षेत्र तो फिर देख लीजिए वही बात। तो ये हमारे विषय की एक सबसे अच्छी विशेषता भी है और खूबी भी है कि हम इसमें वास्तविक व्यावहारिक चीज़ें ही पढ़ते हैं। गिने-चुने विषयों का ये नेचर होता है कि ये दोनों भूमिकाएँ। इतिहास आप पढ़ोगे, तो हड़प्पा में क्या हुआ, कि मुगल काल में क्या हुआ, और जो टीचर कह रहा है, जो किताब में लिखा है वो मान लो कि वो कह रहा है तो ऐसा हुआ होगा, अब वो गलत भी कह रहा है तो मानना पड़ेगा। आप सोचो कि प्लासी की लड़ाई का यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए आपको, नहीं मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएँगे। हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एनजीओ, तो ढेरों वीडियो मिल जाएँगे, वो वीडियो की ज़रूरत नहीं है, अड़ोस-पड़ोस में देख लोगे। हम बात कर रहे हैं कहीं भी आपदा आ रही धराली से लेके, तो देखो कि प्रशासन तो बाद में पहुँच रहा है और स्थानीय लोग एनजीओ पहले जाके मदद कर ले रहे हैं। तो गिने-चुने विषयों की ये भूमिका होती है, कि वो केवल किताबी नहीं होते। जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, वो व्यावहारिक चीज़ें होती हैं, वो हमारे अड़ोस-पड़ोस से जुड़ी होती हैं। तो हमारे विषय में मान लीजिए कुछ नहीं है, सब कुछ है कि देख लीजिए अपने अगल-बगल में। तो 2 भूमिकाएँ हैं, ये कार्य प्रक्रिया भी है, ये अध्ययन का विषय भी है। कार्य प्रक्रिया उसका व्यावहारिक पक्ष, जो व्यवहार में चीज़ें हो रही हैं, अध्ययन का विषय थ्योरी या विचार जो हम पढ़ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि विचार और व्यवहार दोनों एक दूसरे के पूरक होते। विचार और व्यवहार दोनों एक दूसरे के पूरक होते। बिना विचार के व्यवहार बुरा होता है, और बिना व्यवहार के विचार बुरा होता है। बिना विचार के व्यवहार बुरा, और बिना व्यवहार के विचार। दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, विचार और व्यवहार। आप देखिए, खूब आप सोच विचार करें, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं, सपने देखें, लेकिन पूरा करने के लिए कमरे के बाहर ही निकले, हिले ही नहीं अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही, तो कैसे होगा फिर वो विचार पूरा। और जब बिना विचारे काम करेंगे तब भी दिक्कतें होंगी। तो कहावत ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार भी करना है, लेकिन फिर उसे पूरा करने के लिए, व्यवहार में लागू करने के लिए प्रयास भी करना है। तो केवल ये सोच लेने से कि हमें आईएएस बनना है, बन थोड़ी जाएंगे आईएएस। तो विचार है, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एफर्ट भी हमने कहा कि 10 लाख में से 1000 में आना है। आईएएस बनना है तो 100 में आना है। एफर्ट भी किस लेवल का करना है। तो विचार के साथ-साथ व्यवहार, और व्यवहार का लेवल, उसका स्तर क्या होगा, तो वो भी हमें अपने कॉम्पिटिशन के स्तर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। तब तो जाके वो विचार, वो जो सपना है हमारा, वो पूरा होगा। अन्यथा सोचने और सपना देखने को तो कोई भी देखे कि हमें आईएएस बनना है, लेकिन केवल विचार करने से तो नहीं होता। तो विचार और व्यवहार हमेशा एक दूसरे का
पूरक होते हैं, एक सही विचार हो हमारे पास, और फिर सही तरीके से हम उसका व्यवहार करें या क्रियान्वयन करें। और हम देखेंगे अपने देश की एक सबसे गंभीर समस्या, जीएस में हम पढ़ रहे इतने सारे टॉपिक, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, आरटीआई, लोकपाल, हर जगह देखिए कॉमन कमी क्या है कि विचार तो अच्छा है, लेकिन उसका हम सही तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रहे। कॉमन प्रॉब्लम है देखिए हमारे देश कि लोकपाल का विचार क्या बुरा है, इतना अच्छा विचार है, लेकिन वास्तविक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति क्या है, तो हमने देखा कि 5 साल लग गए लोकपाल की नियुक्ति में, 10 साल लग गए जांच शाखा बनाने में, और खैर वो तो कानून बनाने में भी 50 साल लग गए। तो फिर भी आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस क्या बुरा है, सोच कितनी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे क्योंकि हम सही तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे जमीनी स्तर। ये हमारे यहाँ की डेवलपिंग कंट्रीज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कथनी और करनी का अंतर कह लें उसको, कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे, विचार मतलब कथनी, व्यवहार मतलब करनी। तो कथनी और करनी के बीच का अंतर, कि कहने में तो किसी से पीछे नहीं है, जो बुलवा लो नेताजी लोगों से बोल देंगे, लेकिन जब व्यवहार की बारी आएगी तो वही जो हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर ही नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए बातें हैं, वास्तविक तो हमेशा दोनों का एक साथ होना जरूरी होता है, सही विचार और उसका समय पर सही तरीके से व्यवहार। हमें यहाँ भी एक यूनिट पढ़नी है पूरी लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी, तो देखेंगे हम कि क्रियान्वयन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वैसे तो हर टॉपिक में पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ना ही वही है, नीति क्रियान्वयन। जीएस में भी लास्ट टॉपिक वही पढ़ना है, गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में नीति अभिकल्पन और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दे, तो उसमें भी वही पढ़ना है पूरा, पब्लिक पॉलिसी कैसे निर्माण होता है, उसके सामने चैलेंज क्या है, और मेनली क्रियान्वयन के चैलेंज क्या है, क्यों सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है हम लोगों के देश में, इसीलिए सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं भी लक्ष्य पूरे नहीं कर पाती हैं। तो लोक प्रशासन की दोनों भूमिका, विचार भी है, व्यवहार। स्टेटमेंट क्या है कि लोक प्रशासन दो भूमिकाओं वाला विषय है, कार्य या प्रक्रिया भी और अध्ययन का विषय। कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता, लेकिन अध्ययन के विषय के रूप में इसका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी। कार्य या प्रक्रिया के रूप में उतना पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता, लेकिन अध्ययन के विषय के रूप में जन्म हुआ है 1887 ईस्वी। मतलब देखिए आप, कार्य या प्रक्रिया मतलब व्यवहार, तो प्रशासन का व्यवहार तो प्राचीन काल से है। प्रशासन का अर्थ हमने देखा जनता के हित के लिए, वो तो खैर लोक प्रशासन था, वही मान लें चूंकि हम वही पढ़ रहे हैं कि जनता के हित के लिए किए गए सरकारी काम। आपने हड़प्पा में पढ़ा, सबसे अगर प्राचीन जो हम अपनी सभ्यता की शुरुआत मानते हैं तो सिंधु घाटी। तो आप देखिए, आपने पढ़ा है जीएस में कि एक सार्वजनिक स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, जिसका धार्मिक के साथ साथ प्रशासनिक महत्व भी था। सड़कें चौड़ी थीं, उन पर सफाई की व्यवस्था थी। केवल इतनी ही जो आपको जानकारी है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित लोक प्रशासन था। अगर सड़कें चौड़ी थीं और उन पे सफाई की व्यवस्था थी, तो हम कह सकते हैं कि प्रयास सामूहिक था और उद्देश्य लोगों का हित था। सड़कें चौड़ी और सफाई की व्यवस्था कोई निजी व्यक्ति तो नहीं करेगा, और ना अपने निजी लाभ के लिए करेगा। सार्वजनिक स्नानागार का प्रशासनिक महत्व मतलब प्रशासन का अस्तित्व। शिल्पकला, उद्योग धंधों का विकास, तो नेचुरल सी बात है कि बिना कलेक्टिव एफर्ट के ये सारे काम नहीं होंगे। प्राचीन काल से ही कार्य या प्रक्रिया के रूप में प्रशासन चला आ रहा है। जब से जनता है तब से उसके हित के काम हो रहे हैं, सीधी सी बात।
हाँ, ये ज़रूर है कि एज़ ए सब्जेक्ट हमने इसको पढ़ना शुरू किया है अभी हाल-फिलहाल। 1887 मतलब हाल-फिलहाल ही, 40 140 साल हुए अभी, विषय का जन्म हुए। तो व्यवहार बहुत पुराना है हमारे विषय का, लेकिन एज़ ए सब्जेक्ट, एज़ ए डिसिप्लिन बहुत नया विषय है, कहें कि सबसे नया विषय जन्म हुआ है 1887 में, जो 2 लाइन में हमने पढ़ा, डिटेल पढ़ना है, वुडरो विल्सन के प्रयास। तो अब देखिए आप, कार्य या प्रक्रिया के रूप में उतना पुराना जितनी पुरानी सभ्यता, ये बात क्या बता रही है? महत्व, कोई महत्वपूर्ण चीज़ होगी, तभी तो इतने लंबे समय तक सस्टेन करेगी। महत्वहीन चीज़ें थोड़ी चलेंगी इतना, वो तो खत्म हो जाएँगी जल्दी। अगर जिनका समाज में, सिस्टम में कोई महत्व नहीं होगा, उन चीज़ों को तो लोग छोड़ देंगे, भूल जाएँगे। महत्वपूर्ण चीज़ें ही हैं जो इतना लंबा चलेंगी। 5000 साल तो हो ही गए। अगर हम अपने ही देश की बात करें तो हमने कहा सिंधु घाटी से लेके आज तक तो 5000 साल। कोई इतिहास में आपको ऐसा खंड नहीं मिलेगा जब प्रशासन नहीं हो। वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, महाजनपद, मौर्य, गुप्ता, मुगल, कभी भी देखिए। हमेशा राजस्व वसूलना काम रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, कौटिल्य ने तो वेलफेयर स्टेट की बात की है, अशोक ने बहुत सारे काम किए जनता के कल्याण के, गुप्ता काल में भी हुए, तो हमेशा से प्रशासन तो महत्वपूर्ण चीज़ है, तभी तो है हमेशा से विद्यमान, एवरग्रीन। तो ये बात बता रही है कि लोक प्रशासन का व्यापक महत्व है समाज में, तभी ये सभ्यता से लेकर आज तक चल रहा है। और अध्ययन के विषय के रूप में जन्म हुआ 1887, तब से लेकर आज तक इसकी क्या स्थिति है, तो ये बता रहा है हमें उसका विकास, उसका उद्भव और विकास, कि 1887 में विषय का जन्म हुआ, तब से लेकर आज तक जो 140 साल का समय है, इसकी विकास यात्रा कैसी रही है। जैसे हमने क्षेत्र में ही पढ़ा, विकास की तो पाठ था कि पहले संकुचित दृष्टिकोण आया, फिर पोस्ट कॉर्व आया, फिर व्यापक, तो विकास का ही पार्ट हो। तो 140 साल में हमारे विषय का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसमें कब कौन सी चीजें जुड़ी, कब कौन सी चीजें घटी, जो आज हमारा सिलेबस है, हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सिविल सेवा परीक्षा में, तो एक तरह से वो कैसे आया सिलेबस, कैसे कैसे वो चीजें हमारे विषय का हिस्सा बनी, इसका विकास कैसे हुआ, तो हम तो कार्य या प्रक्रिया के रूप में महत्व, व्यावहारिक चीजें, और एक सब्जेक्ट के रूप में उसका विकास, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और पूरा मेन स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं कि जो लोक प्रशासन की दो भूमिकाएं हैं, उन्हीं दोनों से जुड़े हुए हैं। महत्व की चर्चा हम 3 पॉइंट में करते हैं। महत्व की चर्चा 3 पॉइंट में: एक, सभ्यता के उदय से लेकर आज तक। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में। पालने से लेकर चिता तक। और तीसरा, प्रशासी राज्य की संकल्पना। इन 3 पॉइंट के अंतर्गत हम बात करते हैं लोक प्रशासन के महत्व की। सभ्यता के उदय से लेकर आज तक, जब से मानव सभ्यता है तब से लेकर आज तक इसका महत्व चला आ रहा है। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक, बॉम्ब टू टॉम्ब। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासी राज्य की संकल्पना। राज्य के दो रूप हमने पढ़े, जीएस में भी, यहाँ भी बात की, रेगुलेटरी स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ये और एक रूप है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासी राज्य, जुड़ा है लोक कल्याणकारी राज्य से। तो इन 3 पॉइंट में महत्व पढ़ेंगे, लौटेंगे अभी। विकास की चर्चा होगी 6 चरणों में। जो लोक प्रशासन का विकास होगा, ये हम 6 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। पहला चरण होगा
1887 से 1926 नाम होगा राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का काल। 1887 से 1926, 1887 से 1926, और नाम होगा राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का काल। दूसरा चरण होगा 1927 से 37, नाम होगा सिद्धांतों का स्वर्णकाल। 1927 से 37, 27 से 37, सिद्धांतों का स्वर्णकाल। तृतीय होगा 1938 से 47, 38 से 47, नाम होगा सिद्धांतों को चुनौती। 1938 से 47, सिद्धांतों को चुनौती। चतुर्थ चरण होगा 1948 से 70, 48 से 70, नाम होगा अस्तित्व का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, अस्तित्व का संकट। 48 से 70। पांचवा चरण होगा 1971 से 90, मूल्य उन्मुखता का काल, पेज ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन, मूल्य उन्मुखता का काल, मूल्य वैल्यू ओरिएंटेशन, मूल्यों पर जोर। और छठा होगा 1991 से आज तक एलपीजी का दौर तथा उसका प्रभाव। एलपीजी का दौर तथा उसका प्रभाव। इस तरीके से इन 6 चरणों में बांट के हम चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के विकास। जो पहला चरण है, इसमें हम वुडरो विल्सन डिटेल पढ़ेंगे, उनका योगदान पढ़ेंगे कि कैसे हमारे विषय का जन्म हुआ है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। और छठा चरण तो देख ही रहे, नाम ही है तो वो एलपीजी के प्रभाव, उनकी चुनौतियां पढ़ेंगे। तो अलग से जो 2 टॉपिक लिखे हैं सिलेबस में, तो प्रथम चरण में वुडरो विल्सन का योगदान पढ़ा जाएगा डिटेल, और लास्ट में तो हमें पढ़ना ही है एलपीजी का प्रभाव, उसकी चुनौतियां। तो महत्व और विकास, तो एक एक करके अब देखिए। सबसे पहले लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व, तो 3 पॉइंट। पहला, सभ्यता के उदय से लेकर आज तक। दूसरा, व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक। और तीसरा, प्रशासी राज्य की संकल्पना। तो देखिए, पहला पॉइंट तो अभी बताया ही मैंने,
कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरुआत माने अपनी सभ्यता की तो आज तक जीएस में पढ़ा आपने पूरा हिस्ट्री, कोई ऐसा फेज नहीं है जब आपको प्रशासन का अस्तित्व ना मिला हो। ये जरूर है कि समय और परिस्थिति बदली तो उसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य। अभी मैंने कहा कि मौर्य काल में स्पेशली अशोक के समय वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। कौटिल ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में कि राजा की भूमिका सूर्य के समान होनी चाहिए। जिस तरीके से सूर्य पृथ्वी से वाष्प के रूप में पानी सोखता है और बारिश के रूप में वापस लौटा देता है, मतलब अपने पास कुछ रखता नहीं है, जो लेता है उससे ज्यादा लौटा देता है। वही भूमिका राजा की हो कि टैक्स के रूप में जनता से जो पैसा कलेक्ट करे वापस उसे जनता के कल्याण और विकास पर ही खर्च कर दे। तो कौटिल ने तो लिखा है कि प्रजा के हित में राजा का हित और प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है। तो वेलफेयर स्टेट था। अब औरंगजेब के समय भी वेलफेयर स्टेट रहा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोक प्रशासन तब भी था, तब भी था। प्रशासन केवल कल्याण के काम थोड़ी करता है। हमने तो देखा कि जब नियाम की राज होगा तो केवल टैक्स वसूलेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और जब वेलफेयर की बात होगी तब वो जनता की विकास करेगा। लेकिन प्रशासन तो हमेशा होगा। प्रशासन का तो सिंपल सा मतलब है जनता का हित और सरकारी काम। और जनता का हित तो हमने कहा दंगा फसाद होगा तब भी नहीं होगा, तो हमें वो रोकना है तो वो भी तो लोक प्रशासन ही। तो सिंधु घाटी से लेके आज तक कभी भी हम किसी ऐसे अवसर की कल्पना ही नहीं कर सकते जब प्रशासन का अस्तित्व ना रहा। दायरा छोटा बड़ा, संख्या कम ज्यादा, भूमिका में अंतर, ये सब संभव है। वो तो अलग अलग शासन अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन प्रशासन हमेशा। तो अपने आप में महत्व ही तो है इतना बड़ा कि कभी इसके उपयोग, इसकी उपयोगिता के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगा है। बिना प्रशासन के हम सरकार को, सिस्टम को चला ही नहीं सकते। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक, पहले पॉइंट में हमने क्या कहा, ओवरऑल समाज की हम बात कर रहे हैं कि जब से मानव सभ्यता है तब से आज तक 5,000 साल। और अब दूसरे पॉइंट में हम क्या बात कर रहे हैं कि उस समाज में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति को देखिए। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा लोक प्रशासन की भूमिका होती है। व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म का पंजीकरण करेगा कौन, तो नगर पालिका, एमसीडी, नगर निगम। और नगर पालिका मतलब लोक प्रशासन की तो पार्ट है वो। त्रिस्तरीय शासन है हमारे देश में, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय है तो लोक प्रशासन। और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी देखिए। और बीच में जितने काम देख लीजिए आप, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, हमेशा हमें जरूरत है लोक प्रशासन की। चलो शिक्षा हम प्राइवेट स्कूल में ले लें, लेकिन नौकरी, चलो नौकरी भी प्राइवेट में कर लें, लेकिन चिकित्सा, चलो वो भी प्राइवेट में कर लें, लेकिन जिस प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ेंगे उस स्कूल को मान्यता कौन देगा? उस स्कूल में किताबें कौन सी पढ़ोगे आप? 10th 12th बोर्ड का एग्जाम कौन लेगा आपका? तो लोक प्रशासन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा। स्कूल प्राइवेट होगा, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल की भी गवर्निंग बॉडी तो या राज्य का बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, और या सीबीएसई बोर्ड होगा, तो वो तो सरकारी है, मान्यता तो वही देंगे प्राइवेट वाले को। जो किताबें चलेंगी इसके बाद वो एनसीईआरटी चलनी है, सीबीएसई बोर्ड होगा। और अब तो देखिए सरकार कह रही क्लास फर्स्ट से ही अब एनसीईआरटी शुरू करने जा रही है सरकार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तभी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ते थे आप, अब कक्षा 1 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब क्लास फर्स्ट से ही एनसीईआरटी सरकार शुरू करने जा रही है सीबीएसई में। तो लोक प्रशासन, प्राइवेट अस्पताल, तो फिर वही बात कि उनको मान्यता कौन दे रहा है? प्राइवेट अस्पताल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे कहाँ से हैं? ज्यादातर फिर सरकारी से पढ़ के आए हैं। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की भूमिका तो जरूर होगी हमारे जीवन।
तो जन्म से लेके मृत्यु, इवन जन्म के पहले से ही जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तभी से लोक प्रशासन की भूमिका शुरू हो जाती है। हम लोगों के देश में कानून है कि गर्भ में आने वाले बच्चे के लिंग का परीक्षण नहीं हो सकता। मतलब देखिए, तभी से भूमिका शुरू हो गई लोक प्रशासन की, गर्भ में लड़का है या लड़की, कानूनन अवैध है ये। 9 महीने गर्भवती महिला को कितने टीके लगते हैं? कितने लोग हैं जो प्राइवेट में जाके लगवाते हैं टीके? तो बच्चा पैदा होता है, उसके पहले से ही सरकार का इंटरफेयर हो जाता है उसकी लाइफ में। तो जब तक मरता नहीं है तब तक कहीं न कहीं हमेशा लोक प्रशासन की ज़रूरत हमें पड़नी ही पड़नी। महत्व है, कितना बड़ी बात है। किसी दूसरी चीज़ के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिना प्रशासन के ज़िंदगी नहीं चलेगी, बिना राजनीति बिना उसके चल जाएगी, लेकिन बिना प्रशासन के नहीं हो सकती। और उसी महत्व को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया है प्रशासी राज्य का। हमारे विषय से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं ड्वाइट वाल्डो। एक-एक करके आप विद्वानों के नाम देख रहे हैं, ये हमें पढ़ना है आगे विस्तार से। 3-4 के अब तक हमने नाम लिए, एक वुडरो विल्सन, एक लूथर गुलिक, एक हेनरी फ्योल, अब ये चौथा एक नाम देख रहे हैं आप ड्वाइट वाल्डो। हमारे विषय के एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं ये। इन्होंने 1948-48 के आसपास एक किताब लिखी थी। किताब का नाम ही था द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासी राज्य। इसी नाम से उन्होंने एक किताब लिखी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या एक प्रशासी राज्य, इस नाम से उनकी किताब पब्लिश। उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, नाम ही पूरा वही है। तो क्या कॉन्सेप्ट ये? प्रशासी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा राज्य जिसमें सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका अंग का महत्व बाकी दो की तुलना में ज्यादा होता। एक ऐसा राज्य जिसमें सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका अंग का महत्व बाकी दो की तुलना में ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं प्रशासी राज्य या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। देखिए, मूल रूप से तो प्रशासन मतलब कार्यपालिका शाखा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते, और या कार्यपालिका अंग का महत्व सबसे ज्यादा हो जिस राज्य में, तो बात तो वही है। कहने के दो तरीके हैं, और अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। वैसे हम देख रहे हैं, हमने राज्य के 4 तत्व पढ़े हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 आवश्यक तत्व हैं। कोई भी एक नहीं होगा तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। और एक तरीके से ये 5वां तत्व बता रहा है ये प्रशासन, कि वो 4 होने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रशासन नहीं होगा। बिना प्रशासन के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बात कही जा रही है। क्यों इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते? तो फिर हमें इसकी व्याख्या करनी है। प्रशासी राज्य की संकल्पना की, सो कुछ और पॉइंट होंगे। वैसे आप देखिए तो लिंक कर सकते हैं आप।
कब आया है कॉन्सेप्ट? 48। और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कब आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में। हमने बात की है कि भारत में हमने अपनाया आजादी के बाद, और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आ गया था ये कॉन्सेप्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, जब बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई थी, तो सरकारों को कहना पड़ा था कि अब वो खुद आगे बढ़ के लोगों का कल्याण और विकास करेंगी। हम बात कर रहे थे आज जहां जहां युद्ध हो रहा है, देख लीजिए आप, यूक्रेन की हालत क्या है, गाजा की हालत क्या है, फलस्तीन की हालत क्या है। सरकार अगर कहे कि नहीं हम तो केवल राजस्व कानून व्यवस्था तक सीमित रहेंगे, तब लोग कितने मर रहे हैं और मरेंगे। सरकार को या जो और दूसरी दानदाता एजेंसियां हैं उनको खाना खिलाना पड़ रहा है। तो यही तो है वेलफेयर, कि हम अपने आप को केवल लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन तक सीमित नहीं करेंगे। हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी, हम इलाज भी मुफ्त में करेंगे, हम खाना भी खिलाएंगे। तो ये तो है वेलफेयर। युद्ध में तो अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि युद्ध में लोगों की हालत तो खराब हो जाती है। सब काम धंधे चौपट हो जाते हैं, घर परिवार तबाह हो जाते हैं। देखिए सब शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, टेंट में या कहीं, घर टूट गए हैं, सब अस्त व्यस्त है, कोई काम धंधे रोजगार चौपट ठप पड़े हुए। तो जब तक सरकार आके लोगों के लिए अब काम नहीं करेगी, तो अकेले लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आया था कॉन्सेप्ट वेलफेयर, और उसी के बाद फिर उन्होंने कहा था, हम पढ़ चुके हैं कि जब नियामकी राज था तो सरकार के काम सीमित थे, लोक प्रशासन की भूमिका कम थी। जब वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई, सरकार के काम बढ़ गए, लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ गई। लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ी, तभी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। जुड़ा है उसी वेलफेयर स्टेट कि लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन के काम बहुत व्यापक हो गए। तो इन्होंने कहा कि अब आज के समय में कम से कम हम प्रशासन के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रशासी राज्य की संकल्पना आ गई। कुछ और पॉइंट के अंतर्गत हम इसके महत्व की चर्चा करते हैं। प्रशासी राज्य की व्याख्या ही है, या लोक प्रशासन के महत्व से जुड़े हुए पॉइंट है। सबसे पहला, लोक प्रशासन का मूल काम है नीति का क्रियान्वयन करना। लोक प्रशासन का सबसे पहला और मूलभूत काम नीति का क्रियान्वयन करना। तो हमने बात की है कि विधायिका नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, और जनता के बीच में जमीनी स्तर पर उनको सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कार्यपालिका की। और जो हम अभी जस्ट बात करके आए कि कितनी भी अच्छी नीतियां क्यों नहीं बन जाएं, जब तक प्रशासन अच्छा नहीं होगा, कार्यकुशल, सक्षम और दक्ष नहीं होगा, तब तक उन नीतियों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम बात कर रहे थे जीएस में कि कहा जाता है कि सरकार वही अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा है, और प्रशासन की अच्छाई लोक सेवकों की अच्छाई के ऊपर निर्भर होती। अच्छाई मतलब वही दक्षता, कार्यकुशल। तो सरकार वही अच्छी जिसका प्रशासन अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो संसद में जितना नेताजी लोग नियम कानून बना लें, नीतियां बना लें, संसद के बाहर निकलने पर तो सब प्रशासन के हाथ में। सही ढंग से लागू होंगे तो उद्देश्य पूरे होंगे, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहला महत्व है कि नीतियों का क्रियान्वयन, या दूसरे शब्दों में कहें हम इसी को, तो सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है लोक प्रशासन। सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है लोक प्रशासन। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण भूमिका और काम है लोक प्रशासन। दूसरा देखिए, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत हमने यहाँ भी चर्चा की, जीएस में डिटेल पढ़ा, यहाँ आगे डिटेल पढ़ना है कि केवल क्रियान्वयन नहीं करता है ये,
बल्कि नीति के निर्धारण में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार के उद्देश्यों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका। सरकार के उद्देश्यों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका। या नीति निर्माण में भूमिका। तो फिर हम जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी देखें, 2 लाइन हम बात करके आए, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, कि सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग करना संभव नहीं है। कार्यपालिका केवल क्रियान्वयन नहीं करती, बल्कि निर्माण में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और या राजनीति की बहुत सारी कमियां, समय नहीं है, योग्यता नहीं है, काम ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि बिना प्रशासन के सहयोग के राजनेता बेहतर ढंग से नीतियों का निर्माण नहीं कर पाते। तो उद्देश्यों के निर्धारण में भी प्रशासन की भूमिका है, या नीतियों के निर्माण में। और तीसरा देखिए, नियामकीय राज्य की स्थापना। नियामकीय राज्य की स्थापना लोक प्रशासन के ही द्वारा होगी। नियामकीय राज्य में 3 काम। राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना, और न्याय प्रशासन। नियामकीय राज्य, जिसमें हमने पढ़ा है कि सरकार केवल 3 काम करती है: राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था की स्थापना, और न्याय प्रशासन। तीनों काम फिर किसको करना है, देख लीजिए, लोक प्रशासन को। राजस्व संग्रहण आप आईआरएस बनोगे तो लोक प्रशासन का ही हिस्सा। लॉ एंड ऑर्डर आप आईपीएस बनोगे, पुलिस, तो वो भी लोक प्रशासन का ही हिस्सा। और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार सरकार के तीनों अंग लोक प्रशासन में है, मतलब न्यायपालिका भी लोक प्रशासन। तो संकुचित में था केवल कार्यपालिका, लेकिन व्यापक में था तीनों। तो व्यापक के अनुसार न्यायपालिका भी तो लोक प्रशासन का ही अंग है। तो देख लीजिए आप, सरकार के 3 अंग, 3 काम, और तीनों वास्तव में लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न होने हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या प्रशासनिक अधिकरण, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अर्ध न्यायिक निकाय, एडीआर, उस सब में न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो तीनों काम कर रहा है प्रशासन। मतलब वैसे भी हम छोड़ दें न्यायपालिका को, तब भी खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एडीआर और क्वासी जुडिशियल में न्याय भी वही कर रहे हैं। एनजीटी से लेके हर जगह हम देख रहे हैं कि न्याय करने वाली भी तो यही है। और सामान्य न्यायपालिका को भी व्यापक दृष्टिकोण से हमने लोक प्रशासन में ही रखा है। सामान्य व्यापक को छोड़ भी दें, तब भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही न्याय होता है। तो अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि सरकार को जो करना है, सरकार के जितने प्रमुख काम हैं, सब लोक प्रशासन के द्वारा ही संपन्न हो। आगे बढ़ें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, हाँ। हम्म। पंखा बंद करना है? अच्छा, हमें लगा कुछ पूछ रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, तो ये भी हमने विस्तार से पढ़ा।
कल ही परसों दो दो बार बात हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, कि लोक कल्याणकारी राज्य मतलब जनता का समावेशी विकास, सबका और सभी क्षेत्रों में। देख लीजिए फिर सारे काम कौन कर रहा है। जनता के समावेशी विकास से जुड़ी नीतियां बनाना हो, चाहे उनको लागू करना हो, चाहे उनसे जुड़े विवादों का निपटारा करना हो, सारे काम लोक प्रशासन को ही करने। उसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जान रहे हैं आप डिटेल, जितना मर्जी आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। समावेशी विकास में सब कुछ, विकास के कितने सारे डायमेंशन की हमने बात की है कल। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सतत विकास, पर्यावरणीय विकास, मानव विकास, कितने सारे डायमेंशन है विकास के, और सब तो प्रशासन के द्वारा ही होने हैं पूरे। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी उसी के द्वारा। और आगे बढ़े तो उसी लोक कल्याणकारी राज्य का ही एक पार्ट है कि लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन। उसी देखिए लोक कल्याण में है, सभी क्षेत्रों में विकास में सामाजिक विकास भी, आर्थिक भी। तो है ये लोक कल्याणकारी राज्य का ही पॉइंट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम अलग से चर्चा करते हैं। और मेनली यहाँ हमें क्या दिखाना है कि लोक प्रशासन की ये भूमिका विकसित देशों में गुणात्मक ज्यादा होती है और विकासशील देशों में मात्रात्मक ज्यादा होती है। लोक प्रशासन की ये भूमिका विकसित देशों में गुणात्मक ज्यादा है और विकासशील देशों में मात्रात्मक ज्यादा है। दोनों जगह लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन, लेकिन उसकी भूमिका अलग अलग होती है विकसित और विकास। क्योंकि विकसित देश जैसा नाम ही है विकसित, सामाजिक आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो मात्रात्मक परिवर्तन वहां हो चुके हैं। वहां उनकी चिंता है उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, गुणवत्ता सुधारना। और हम विकासशील, हमें अभी मात्रात्मक परिवर्तन ही करने हैं। जैसे हमारे यहाँ आज भी 100% लिटरेसी नहीं है, तो हमारी सरकार और प्रशासन की सबसे पहली चिंता क्या है कि निरक्षरों को साक्षर बनाए, मतलब मात्रात्मक चेंज की 100% लिटरेसी हो जाए। गोवा, मिजोरम, दो चार राज्य हो गए 100% लिटरेट, तो हम कितने खुश। तो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं 75 साल बाद भी कि कम से कम सबको अपना नाम तो लिखना पढ़ना आता हो। अमेरिका ब्रिटेन में कम से कम कोई अंगूठा टेक तो नहीं मिलेगा आपको, तो वहाँ साक्षर तो हैं लोग, शिक्षित हैं लोग। तो उनकी चिंता क्या है कि उन साक्षर और शिक्षित हो चुके लोगों को कैसे एलन मस्क बनाए। कहने का मतलब कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा दें, ताकि फेसबुक और इंस्टा बनाए वो सब। हमें तो अभी यही है कि केवल वो देख देख के हम खुश होते हैं, लोगों को पढ़ाना लिखाना ही सिखा दें तो बड़ी बात है। और वहां वो जो बेसिक काम थे वो कर चुके हैं, तो उन्हें अब उसके ऊपर बढ़ना है, तो क्वालिटी सुधारनी। तो ग्लास में आधा ग्लास दूध हो तो पहले हो, तब बात होगी कि वो पतला है कि गाढ़ा है। एक बार सिलेबस आपका तैयार हो गया, अब देखो कि हाँ उस सिलेबस की क्वालिटी क्या है। अभी सिलेबस ही पता नहीं है क्या है नहीं है, 2 साल 1.5 साल लग जा रहा है, जीएस का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा। कोर्स कंप्लीट हो तब फिर ये भी है कि गुणवत्ता के साथ कंप्लीट हो, तो दोनों चीजें हमें करनी होती हैं। विकसित देश मात्रात्मक काम कर चुके हैं, तो उन्हें उनकी क्वालिटी इन्हांस करनी, और हम लोगों को भी मात्रात्मक काम ही करने हैं, तो फिर लोक प्रशासन की भूमिका बदल जाती है। और देखेंगे, अच्छा एक प्रश्न लिखिए पहले। लोक प्रशासन
सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। टिप्पणी कीजिए। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। जरा लगाइए दिमाग, क्या लिखेंगे इसका आंसर, फॉर्मेट बनाइए। कौन बता रहा है? बताइए।
ठीक है, बैठिए। सभ्य जीवन की रक्षा का मतलब क्या है? हम्म। हम्म। सभ्य जीवन की रक्षा मतलब नियम की राज, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन मतलब लोक कल्याणकारी राज। अब करना क्या है कि जो प्रश्न की डिमांड होगी, हमेशा आंसर हमें उसके अकॉर्डिंग लिखना है। हम क्या जानते हैं से मतलब नहीं है यूपीएससी को, जो पूछा है बस वो। तो इस प्रश्न में हमारा फोकस होगा दो पॉइंट पे, तीसरा और चौथा। चौथा और पांचवा जुड़ा है, पांचवा हमने कहा उसी का ही पार्ट है, तो तीसरा और पांचवा कहें में। तो सभ्य जीवन की रक्षा का मतलब है नियम की रक्षा। भाई समाज में चोरी डकैती नहीं हो, दंगा फसाद नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो तो विवाद के लिए निपटारे की व्यवस्था हो, तो सभ्य जीवन यही तो है। असभ्य का मतलब क्या है कि जब लोग लड़ भिगड़ झड़ रहे एक दूसरे से, समाज में अव्यवस्था है, अराजकता है, तो असभ्य। तो सभ्य मतलब शांति, तो नियम की राज और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अब है क्या कि ये स्टेटमेंट है हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। आजादी के समय का स्टेटमेंट है। अब सोचिए आप उस समय कि नेहरू कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र भारत का लोक प्रशासन होगा, वो केवल सभ्य जीवन का रक्षक ही नहीं होगा। मतलब हम अपने आप को केवल नियामकीय कामों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन भी होगा। मतलब हम लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाने जा रहे हैं। तो आजादी के समय का स्टेटमेंट है कि बिफोर इंडिपेंडेंस था नियाम की राज, आफ्टर इंडिपेंडेंस आ गया वेलफेयर स्टेट। तो बस इन दो पे फोकस करते हुए आंसर लिखना है कि लोक प्रशासन की भूमिका में कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे राज्य का स्वरूप बदला आजादी के पहले और बाद में। तो बस ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला भी लोक कल्याणकारी राज्य से ही जुड़ा है, वही 200 ही, कि लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन होता। लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन है, ये भी लोक कल्याण का ही पार्ट है। देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक विकास, ये भी उसी लोक कल्याण का पार्ट है। इसमें भी क्या होता है कि लोक प्रशासन की ये भूमिका विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग होती है। दोनों जगह लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन, लेकिन उसकी ये भूमिका विकसित की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण होती। दोनों जगह उसकी भूमिका है राजनीतिक परिवर्तन की, लेकिन विकसित की तुलना में विकासशील में ये भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती। क्यों महत्वपूर्ण? कारण जीएस में हम पढ़ चुके कि विकासशील देशों में असंतुलित राजनीति की संकल्पना प्रचलित। असंतुलित राजनीति, जिसका मतलब था कि विकासशील देशों का प्रशासन जितना परिपक्व है, राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है। विकासशील देशों का प्रशासन ज्यादा परिपक्व है, राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है। तो इसलिए लोक प्रशासन की ये भूमिका विकासशील देशों में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
और ऐसा क्यों है कि प्रशासन ज्यादा परिपक्व है, राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है? क्योंकि प्रशासन का विकास हो गया था औपनिवेशिक शासन काल में। हमने बात की है लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका, तो एक मुद्दा देखा था कि हमारे यहाँ भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय अमेरिका या विकसित देश। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जितने विकासशील देश हैं ये सब औपनिवेशिक दौर से गुजरे। प्रशासन का विकास हो गया था औपनिवेशिक काल में ही, लेकिन राजनीति का विकास हुआ आजादी मिलने के बाद। कलेक्टर का पद 1772 में बना दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, पीएम और सीएम आजादी के बाद बने। सारी प्रशासनिक संस्था अंग्रेजों की देन है हमें। सारी राजनीतिक व्यवस्था आजादी के बाद आई है अस्तित्व। तो प्रशासनिक संस्थाएं ज्यादा परिपक्व हो गई हैं, राजनीतिक संस्थाएं उतनी परिपक्व। प्रकृति का नियम है कि ज्यादा परिपक्व ही कम परिपक्व को सुधारेगा, उसे रास्ता दिखाएगा। तो इसीलिए लोक प्रशासन की ये भूमिका हमारे यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय विकसित देश। और देखेंगे दो तीन और महत्व में पॉइंट आप कर सकते हैं कि लोक प्रशासन लोकतंत्र का रक्षक और वाहक होता है। लोक प्रशासन लोकतंत्र का रक्षक है, वाहक है। वही लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब तक उन्हें योग्य प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकतंत्र की अनिवार्य जरूरत होता है लोक प्रशासन। लोकतंत्र को चलाने वाला यही होता है, क्योंकि लोकतंत्र में तो बहुमत के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि बनते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री। वो सिस्टम को चलाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, जरूरत पड़ती है प्रशासन की। और देखिए तो ये समाज में स्थायित्व और निरंतरता का वाहक होता है। समाज में स्थायित्व और निरंतरता का वाहक होता है। समाज को कंटिन्यूटी, समाज को एक स्थायित्व, परमानेंसी वाला फैक्टर यही देता है। राजनीति तो आज है, कल नहीं रहेगी। सरकारें बदलेंगी, राजनीतिक दल बदल जाएंगे, कई बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कोई सरकार भी नहीं रहेगी। तब कौन चलाएगा देश को, राज्य को? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, सरकार नहीं है, फिर भी बढ़िया चल रहा है सिस्टम, ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो कौन चला रहा है? ये ये तो सालों भर काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, योग्य भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, अनुभवी भी हैं। तो वास्तव में तो चला यही रहे देश को, राज्य को। नेता मंत्री तो दिखावे के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पे, अदरवाइज काम करने वाले तो यही सब है। मणिपुर में 6 महीने के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगे हो गया और चीजें ज्यादा बेहतर हैं, शांति बनी हुई है और सरकार भी नहीं है। तो मन में हमारे ख्याल नहीं आएगा कि सरकार नहीं है तो कौन चला रहा है? चला तो यही रहे। वो तो मजबूरी है लोकतंत्र की कि सरकार बनानी पड़ती है, नहीं तो वास्तव में काम करना और चलाना तो इन्हीं को है। तो लोकतंत्र के वाहक भी हैं, समाज को स्थायित्व, निरंतरता भी यही प्रदान करते हैं। और देखेंगे तो निजी प्रशासन के संरक्षक और पूरक भी यही हैं। निजी प्रशासन के नियंत्रक, संरक्षक और पूरक भी यही है। तो जस्ट अभी हमने कहा कि पढ़ तो लोगे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उसे मान्यता कौन देगा? फोन तो जियो से ले लोगे, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा? तो निजी प्रशासन का भी नियंत्रक, संरक्षक कौन है? लोक प्रशासन। तो ये भी महत्व है उसका। और देखेंगे तो ये रोजगार देने का भी बहुत बड़ा जरिया है। रोजगार देने का भी बहुत बड़ा जरिया है। केंद्र और राज्य को मिला दें तो कई करोड़ लोगों को नौकरी दी है सरकार ने। अपने आप में ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि सरकार नहीं हो, लोक प्रशासन नहीं हो, तो इन लाखों करोड़ों का क्या होगा लोगों का? निजी वाले तो 10 की जरूरत हो तो 6 को रखते हैं नौकरी पे और 16 का काम लेते हैं उनसे। तो सरकार ही है, लोक प्रशासन ही है जो समाज में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी देती है, बेरोजगारी दूर करती है। तो ये भी बहुत बड़ा महत्व। देखिए जितने पॉइंट हमने अब तक बात की है, सब हैं कार्य या प्रक्रिया के रूप में।
कि व्यवहार में लोक प्रशासन क्या-क्या करता है। उसी रूप में है ये सारे महत्व। तो एक लास्ट पॉइंट फिर क्या लिखना है कि ये सबके साथ-साथ लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय भी। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि सबके साथ-साथ लोक प्रशासन अध्ययन का एक विषय भी। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका, हमने कहा बहुत गिने-चुने विषय हैं जो दोनों रोल निभाते हैं। तो व्यवहार में तो हो ही रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में हम इसका अध्ययन अध्यापन भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे देश में तो चलिए अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका वगैरह में तो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट। रिसर्च हो रही है, नए-नए शोध अनुसंधान हो रहे हैं, नई-नई थ्योरीज बन रही हैं, तो अध्ययन का विषय भी है। हमारे यहाँ भी अब तो चल ही रहा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिसमें पूरा बीए, एमए होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इग्नू में ही देखिए सारे कोर्स हैं, बीए भी, एमए भी, एमपीए बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सागर यूनिवर्सिटी जहाँ से हम पढ़े हैं, टॉप यूनिवर्सिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे विख्यात डिपार्टमेंट रहा है वहाँ का। जो इंडिया में लोक प्रशासन के फादर कहलाते हैं डॉक्टर एमपी शर्मा, वो हमारी यूनिवर्सिटी के ही थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे रिच डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ का रहा है। एमपी शर्मा वहीं से जुड़े रहे हैं, जो इंडिया में फादर कहलाते हैं पब्लिक एड। मैं वहीं से पढ़ा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर है, राजस्थान में बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, जयपुर यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह। इग्नू में तो अब धीरे-धीरे पॉपुलर हो, हम लोगों की परीक्षा में ही देखें। 1887 में विषय पैदा हुआ और जब इसके 100 साल पूरे हुए, तो शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1987 में यूपीएससी ने जोड़ा था ये एज ए ऑप्शनल। तो जब इस विषय के 100 साल पूरे हो गए थे, तो शताब्दी वर्ष में जुड़ा था ये हम लोगों की परीक्षा में एज ए ऑप्शनल। तो एक तरह से यूपीएससी ने ऑनर किया था हमारे विषय का कि अब ये 100 साल का विषय हो गया शताब्दी वर्ष, तो अब हम इसे अपनी सिविल सेवा परीक्षा में जोड़ रहे हैं। तो एक ये भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है इसका। एक सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन रिसर्च वर्क हो रहा है। तो ये लोक प्रशासन का महत्व है। इतने सारे महत्व हैं, इसीलिए ड्वाइट वार्लो कह रहे हैं कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं होगा, प्रशासन नहीं होगा। तो व्यापक महत्व तो, लेकिन फिर वही बात कि ये सारा जितना हमने महत्व किया है ये परंपरागत, ये है, हम बातें कर रहे थे अभी तक सारी बिफोर एलपी। अब हमें पढ़ना है आफ्टर एलपीजी क्या है स्थिति। क्या आज भी ये सारे काम कर रहा है लोक प्रशासन या नहीं कर रहा है? आज भी मतलब अब एलपीजी है, प्राइवेटाइजेशन है, तो फिर लोक प्रशासन की भूमिका या महत्व क्या है? रोक रहे, बड़ा टॉपिक है, तो कल बात करेंगे उसी पे। वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व या प्रासंगिक और परिवर्तनशील भूमिका, मतलब एलपीजी का प्रभाव फिर हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा है एलपीजी का इसकी भूमिका के ऊपर, इसके महत्व के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ाएंगे, तो कल यहीं से जारी करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो फिर कल मिलेंगे।